हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में। महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जरूर इस वीडियो को देखें ताकि आपके प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों को आप तैयार कर पाएँ। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रश्न के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर उसका ज़रूर दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से समझिए ताकि आगे अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो यहीं पर आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पहला जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त 1765 को किसने जारी किया था। इसमें थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। आप लोग याद कर पा रहे होंगे कि 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ये भी ध्यान दीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध का रिजल्ट आ गया, यानी अंग्रेज उस समय विजय प्राप्त कर लिए। उसके बाद हो जाता है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिए जाते हैं कंपनी को, मतलब कंपनी को दे दिया जाता है दीवानी अधिकार। तो उसके बाद वो इसमें ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें शाह आलम द्वितीय को रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस समय जो मुगल शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। तो उस समय अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये काम किया गया। अगला यहीं पर अगर हम लोग प्रश्न देख लें, देखिए, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, बहुत महत्वपूर्ण ये षड्यंत्र है। इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। पहले काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से आता था प्रश्न, लेकिन अब षड्यंत्र के नाम से आता है, तो नाम भी चेंज कर दिया गया है। 1925 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी लखनऊ में हुई थी। यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें दोस्तों शामिल कौन कौन लोग थे। एक तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, काकोरी ट्रेन में षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें तो रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, ये लोग शामिल थे। इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। इसमें एक व्यक्ति और शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन वो किसी तरह निकल गए यहाँ से, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई चंद्रशेखर आज़ाद को। तो ये 5 लोगों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था, और ये संबंधित थे किससे, HRA से, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सीधा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी से संबंधित थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ा नहीं जा सका, तो उनको फांसी नहीं हुई थी। अगले प्रश्न को यहीं पर देख लें अगर हम। साथियों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे मित्र पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, ताकि आपको हर वीडियो जो है वो प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। देखिए, यहीं पर अगला प्रश्न अगर हम लोग देख लें, तो निम्नलिखित में से किसने 1920 में 20 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ देखना हमें, नागपुर का जो अधिवेशन 1920 का था, इसमें सी आर दास ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। क्या किया था, प्रस्तावित किया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। वहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग का प्रस्ताव रखा था। गांधी जी ने 1920 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग का प्रस्ताव रखा था, और जब नागपुर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था CR दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। इसमें दोस्तों अधिक बाजार अभिमुखीकरण, उदारीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार, ये तीनों इसकी प्रमुख विशेषता है। जो 1991 की नई आर्थिक नीति थी उसकी तीनों ये प्रमुख तीनों जो हैं मुख्य विशेषता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। यहीं पर एक और प्रश्न देख लेते हैं कि कैबिनेट के तात्पर्य क्या है। कैबिनेट आपने सुना है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है।
इसका मतलब क्या है, यही पूछा गया। क्या शासन के सभी मंत्रीगण जो हैं वो कैबिनेट होते हैं, या फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री जो हैं वो कैबिनेट होते हैं, या अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या फिर राज्य मंत्रीगण कैबिनेट होते हैं। इसमें पूछा गया कि कैबिनेट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर दोस्तों जो कैबिनेट का मतलब है ना, वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का जो समूह है उसे कैबिनेट कहते हैं। इसमें देखिए मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मंत्रियों को बांटा गया है 4 प्रकार में। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये एक तरह से जान लीजिए उस मंत्रालय के सबसे बड़े मंत्री जो होते हैं, प्रमुख मंत्री होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। अगर यहीं पर दूसरा हम लोग देख लें तो राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। तीसरा देखें अगर यहीं पर तो वो राज्य मंत्री होते हैं, और चौथा देख लें तो वो उप मंत्री होते हैं। और ये चारों मंत्रियों को मिलाकर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कह देते हैं मंत्री परिषद। इसको हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट का मतलब देखना है तो वो कैबिनेट स्तर के उसमें मंत्री सिर्फ शामिल होंगे। अगला प्रश्न देख लें। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए कुछ परमाणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं और उसके राज्य दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए रावत भाटा ये परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये है राजस्थान में। इसको लिख भी लीजिएगा ताकि आपको आगे समझ में आए। अगर नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र की बात करें तो नरौरा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में नरौरा। और काकरा पार कहाँ पे है? ये है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ये है गुजरात में। यहीं पे साथ ही साथ अगर और हम लोग देख लें तो ट्राम्बे, ट्राम्बे नोट कर लीजिएगा, ट्राम्बे, ट्राम्बे ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ट्राम्बे परमाणु शक्ति केंद्र। अगर यहीं पर एक और नोट करवा दें तो कैगा नोट कर लीजिएगा, कैगा परमाणु केंद्र, परमाणु शक्ति केंद्र। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये है कर्नाटक में। और कलपक्कम बहुत महत्वपूर्ण है, ये कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु पर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक आ सकता है। यहीं पर अगला प्रश्न देख लें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ी एकांकी स्रोत यानी भारतीय संविधान जो है कहाँ से ज़्यादा प्रभावित है? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है अगर उसको हम लोग बताएं कि सबसे ज़्यादा उसका स्रोत कहाँ से है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ से है, तो वो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इस अधिनियम से, इस एक्ट से बहुत सारे अनुच्छेद सेम टू सेम ले लिए गए हैं, या फिर कुछ उसमें शब्दों का परिवर्तन करके उन अधिनियम उन जो है एक्ट के माध्यम से अनुच्छेदों को, धाराओं को ले लिया गया है डायरेक्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में। आपको पता है कि कितने प्रकार की सूचियां हैं। एक तो राज्य सूची है, यानी इसमें राज्य सूची के विषय, राज्य के जो विषय आते हैं जिस पर राज्य कानून बनाएगा वो राज्य सूची में है। दूसरा संघ सूची है, इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तीसरे है समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये है 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें कि निम्नलिखित में से अधिक जलन कौन पैदा करता है? अगर आप उबलती पानी में हाथ डाल दीजिए, या भाप आपको लग जाए, या गर्म हवा लग जाए, या सूर्य की किरणें, तो किससे अधिक जलन महसूस होगी? ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ये प्रश्न है गुप्त ऊष्मा से संबंधित। जिसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होगा उससे जलन ज़्यादा होगी। तो ये भाप से होता है। किससे? भाप से। उबलते पानी की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है। उतना ना गर्म हवा में होता है, ना सूर्य की किरण में होता है। अगर हम भाप की बात करें तो भाप में 540 कैलोरी
प्रति ग्राम होता है यहाँ पर गुप्त ऊष्मा। तो भाप जो है वो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? देखिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। अगर हम लोग बात करें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न, सबसे नंबर 1 पे आता है पहला। दूसरा अगर हम लोग यहीं पर बात कर लें तो वो है पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। और तीसरा बात कर लें तो वो है पद्म भूषण। और चौथे नंबर पर है पद्म श्री। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन सीधे आप यहाँ पर देख लीजिए, पद्म भूषण होगा, ये सी वाला पद्म भूषण। पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखें कि निम्नलिखित में से किसको भारत के पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? देखिए, हॉट स्पॉट कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पश्चिमी घाट जो है, जो आपने देखा होगा, ये पश्चिमी घाट, ये वाला भारत का तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट है। तो इसमें दिए ऑप्शन में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सीधा। तो दोस्तों, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग देखिए आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं और कितने नए प्रश्न आपको प्राप्त हो रहे हैं। और जो भी हमारे मित्र पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ और, आप लोग दोस्तों जो ऑल द विज़न यहाँ पर एपिसोड चलता है उसको भी ज्वाइन करिए। उसमें हम लोग विशेष विषय पर डिस्कस करते हैं, किसी मुद्दे पर डिस्कस किया जाता है, तो उसको आप देखिए और समझिए।